बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। पनामा की जो कहानी चली थी 2018 में, वो आज ख़त्म हो गई है और उनके जो आखिरी केसेस थे हसन हुसैन के खिलाफ उनमें भी उन्हें बरी कर दिया गया। इससे पहले नवाज शरीफ बरी हुए, इससे पहले मरियम नवाज साहब बरी हुई और फिर कैप्टन सफदर भी इन केसेस से बरी हुए थे। और अब दोनों भाई हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी इन केसेस में जो फ्लैगशिप रेफरेंस था, इवन फीड रेफरेंस था, उसमें आज बरी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खबर है। और पनामा केस की जो है, आप ड्राप सीन कह लें, उसका एंड कह लें, जो भी कहें, लेकिन आज जो है इन तमाम केसेस का खात्मा हो गया है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो IMF का वफद आया हुआ है और उनकी डिमांड जो है वो डूम और की जो है वो चल रही है। क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे कि इतनी भारी भरकम डिमांड के साथ जो एग्रीमेंट हो, क्या वो पाकिस्तानी अवाम के लिए किस हद तक मुफीद होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर कि चंद रोज़ पहले 16 मार्च को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीरन शाह में कुछ दहशत गर्दों ने हमारी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। और फिर इस ऑपरेशन के दौरान जो है हमारे 7 जवान, जिसमें कर्नल काशिफ शहीद भी हुए और कैप्टन बदर भी इस कार्रवाई में शहीद हुए। और फिर पाकिस्तान ने कल स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने बताया कि कल पाकिस्तान ने भी उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ये दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे थे इनसाइड अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन जो है वो आ रहा है, लेकिन पूरी कौम जो है मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के दिफा के लिए कौम जो है वो पाक फौज का साथ दे रही है। और जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है और पाक फौज के साथ खड़ी है। इस तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनसे बात करेंगे। सर, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आज तो सबसे पहले बड़ी खबर आपके लिए हसन और हुसैन नवाज की बरियत की है। सर, पनामा केस जो है उसका आज ड्राफ्ट सीन हो गया, क्या कहेंगे? केसेस जो है वो 2018 में शुरू हुए, उससे पहले शुरू हो गए थे, फिर JIT बनी, हमने देखा, फिर साकिब निसार का जो था रवैया, या हमने ये भी देखा कि हिस्ट्री में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का कोई निगरान जज मुकर्रर किया गया हो कि वो सिर्फ मॉनिटर करे कि ये इन केसेस में सलाह होनी है। तो सर, क्या कहेंगे कि ये कितनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और PMLN के लिए? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का फ़ैसला है हसन और हुसैन के बारे में, इससे एक चैप्टर तो यकीनन क्लोज़ हो गया है। वो बाब जो पनामा के नाम से खुला था, और आपको पता है कि उसमें पाकिस्तानियों के कोई 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम आए थे। हमें नहीं पता कि उन 500 के हवाले से क्या बातचीत हुई, कोई मुकदमा चला नहीं चला। एक फ़र्द को चुना गया, उस फ़र्द को जिसका नाम ही नहीं था पनामा के अंदर, और उसको उसमें घुसेड़ा गया। और उसके बाद फिर जो कार्रवाई हुई, फिर JIT बनती है, उसके अंदर कैसे कैसे लोग आते हैं, फिर किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए मतलूबा लोगों को इकट्ठा किया जाता है, एक बेंच बनता है, फिर JIT को मॉनिटर करने के लिए एक 6 रुकनी बेंच बनता है, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग जज जो आपने हवाला दिया वो बनता है। 6 महीने के अंदर अंदर फैसला। एक बड़ी ही अफसोसनाक कहानी है। इंसाफ का कत्ल किया गया। इंसाफ को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोई 44 साल पुराने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फैसला तो नहीं है, अब हम उसको फ़ैसला कैसे करार दे दें? फ़ैसला तो जो होना था हो गया, उसके असरात और नताइज भी भुगत लिए ख़ानदान ने भी, भुट्टो साहब ने भी। लेकिन ये है कि आज वो कहते हैं जी कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, गलती तस्लीम की गई। मैं ये कहता हूँ कि आज जो आखिरी फ़ैसला हुआ है हसन और हुसैन का, क्या ये कोई देखेगा कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल मिला था? जी, इनकी तो फिर भी अपीलें हुई थी ना। भुट्टो साहब का भी केस अपील में लगा था ना, सुप्रीम कोर्ट तक चलता चलता गया था। जी जी। हमें तो सजाएं ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू होती थी और वहीं ख़त्म हो जाती थी, ना कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। तो ये बड़े अफसोसनाक चैप्टर था। अल्लाह करे कि ऐसी बातें ना हो। और फिर मैं एक और बात भी इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को वंस फॉर ऑल इस तरह के जो केसेस हैं ना, वो इकट्ठे कर लें। ऐसा ही है, जहाँ ना इंसाफियाँ हुई हैं, पूरा फुल बेंच बैठ जाए, और 44 साल पहले की बात अगर हो रही है तो 2-4 साल पहले की भी बात हम कर लें और कहें कि किस तरह इंसाफ का खून किया गया। बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तुम वजीर आज़म भी नहीं रहे, तुम सियासत से भी नाबलद हो गए, तुम अपनी पार्टी की क़यादत भी नहीं कर सकते। यानी इससे ज़्यादा कोई मज़ा का खेज चीज़ हो सकती है, और इससे ज़्यादा बड़ा दाग धब्बा कोई अदलिया के चेहरे पे हो सकता है। इन धब्बों को अब धुलने का वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है धुलना चाहिए।
ऐसा ही है। तो सर बताइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि नवाज शरीफ का जो केस है वो भी उस पर भी कोई ट्रिब्यूनल या कोई बेंच बैठना चाहिए कि अगर 2-4 साल पहले, अगर 40 साल पहले का फैसला होता है और जो है वो गलती तस्लीम की जाती है, तो इन केसेस में भी होना चाहिए। तो क्या PMLN जो है वो डिमांड आप कर भी रहे हैं, तो क्या बाकायदा कोई डिमांड की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि कोई जो गलती हुई है या जो गलत फैसले हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाए? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि हुकूमती सतह पे कोई इस तरह की मूव होती है या नहीं होती है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है ना। मेरा भी ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से, मैं भी ऐवान बाला का रुकन हूँ और मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि इस तरह के, न सिर्फ नवाज शरीफ, जी, इस तरह के जितने केसेस जहाँ वाज़े खुली नाइंसाफ़ियाँ नज़र आती हैं उनको इकट्ठा करें एक ही दफ़ा। काजी फायज़ ईसा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक ही दफ़ा बैठें और कह दें जी कि ये हमारे, देखें ना, भुट्टो का केस अगर दाग था 44 साल पहले का, तो क्या ये 2017 का दाग नहीं है? बहुत बड़ा दाग है कि किस तरह सिसिलियन माफिया की गाली हो रही है, किस तरह गॉड फादर की गाली हो रही है, किस तरह डांटा जा रहा है, किस तरह एक जज बैठ के कहता है कि जी नवाज शरीफ को जाके बता दो कि अडयाला जेल में बड़ी गुंजाइश पड़ी हुई है, हम उसे डाल सकते हैं। ये स्टोरीज हैं। और फिर अफसोस की बात ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने भुगता या उसके ख़ानदान ने भुगता या इन बच्चों ने भुगता जो अपने वतन नहीं आ सकते थे इतने अरसे तक, इस मुल्क ने भुगता। और इस मुल्क ने ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये वन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स है जो आपने किया है नवाज शरीफ के साथ। वो दहशतगर्दी ख़त्म कर चुका था। वो ऑपरेशन ज़रबे अज़्म के बाद और रद्दुल फसाद के बाद ये मामला निपट गया था। वो IMF से आपकी जान छुड़ा चुका था। ऐसे ही वो आपको बिजली लोड शेडिंग से जान छुड़ा चुका था, सस्ती बिजली दे चुका था। आपने उसको धक्का दे के मुल्क को यहाँ पहुँचा दिया। आज फिर IMF की दहलीज पे हम खड़े हैं। आप अपने इंट्रो में जिक्र कर रहे थे, किससे पूछे हम, किससे दामन, किसका जाके गिरेबान पकड़े कि भाई क्यों किया तुम लोगों ने ये? तो ये बड़ी अफसोसनाक कहानी है। पानामा की कहानी के अंदर से नवाज शरीफ के या उसके ख़ानदान के, उसके बच्चों के ख़िलाफ़ जुल्म सितम एक तरफ रख दे, 25 करोड़ इंसानों पे जो जुल्म सितम हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, आज तक हो रहा है, जो नतायज हम भुगत रहे हैं दहशत। अब देखें ना, हमारे हीरोज़ हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, फौजी हमारे सिपाही हैं, माओं के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, और अपने वतन के लिए वो खून दे रहे हैं। ये किसके सर है? ये उन्हीं लोगों के सर है जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाल के दहशतगर्दी को बुलाया, अंधेरों को बुलाया, IMF को बुलाया। उनसे पूछा जाना चाहिए, वो जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर उनको सजाएं हम नहीं दे सकते, उनको खड़ा करके ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि तुमने ये क्यों किया है मुल्क के साथ। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए सर, वाकई। तो सर ये जो IMF की जो डायलॉग चल रहे हैं, आपके इल्म में है कि उनका जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे है पाकिस्तान में, और जारी बात है IMF जो है वो उसकी शायद भी कड़ी होती हैं, और फिर उसका जो खमियाजा है वो कौम को भुगतना पड़ता है। मैं भुगतूंगा, आप भुगतेंगे, मेरा कैमरामैन भुगतेगा, आवाम भुगतेगी। तो जो IMF के साथ साथ डायलॉग हो रहे हैं, वो आप समझते हैं कि कौम तैयार रहे महंगाई की नई लहर के लिए? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, बिजली गैस की बिल हैं। देखें जी, ये तो जो अभी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये उन आफ्टर इफ़ेक्ट्स में है जो नवाज शरीफ को निकाल के इस मुल्क का, इस कौम का मुकद्दर बनाए गए। यानी आपको वो दिन याद है ना जब नवाज शरीफ ने कहा था कि बाय बाय, खुदा हाफिज़, अलविदा IMF। ऐसे ही। और IMF की स्टेटमेंट आ गई थी कि अब शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जवाल आया मईशत को। 6 पॉइंट प्लस पे वो छोड़ के गया था, उसको जवाल आया। महंगाई की शरह जो 3% पे छोड़ गया था वो 22% पे गई। आज हम हर चीज़ भुगत रहे हैं ना। इसलिए IMF की शराइत को मानना, जिस हद तक हम रेजिस्ट कर सकते हैं करेंगे, लेकिन मानना हमारी मजबूरी है, हमारा ऑप्शन नहीं है। यानी कोई हुकूमत चाहे कितनी ही गई गुजरी हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप पे ज़द पड़े, गरीब पे ज़द पड़े, बिजली महंगी हो, अशियाए ज़रूरत की कीमतें बढ़ जाएं। जब वो ये ऐसा करने पे मजबूर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कारोबार ममलकत चलाने के लिए और कोई चाराकार नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये चीज़ें शायद कम अरसे के लिए हों, साल के लिए हों, 1.5 साल के लिए हों, लेकिन मुश्किलात होंगी। कल नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि आखिर कब तक हम ये बिजली और गैस और ये कीमतें जो है 80-80, 90-90 हज़ार आप गैस के बिल आ रहे हैं, एक आदमी कैसे भुगते इन चीज़ों को? तो ये मुश्किलात हैं।
लेकिन ये मुश्किलात उन लोगों ने हम पे मुसल्लत की हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था। ये सारी कहानी पानामा से शुरू होती है और आज तक चली आती है। लेकिन बहरहाल मुश्किलात के दिन हैं, कौमें मुश्किलात से गुज़रती हैं, मुसीबत के दिन आते हैं। हमें तवक्को है कि ये हुकूमत अगर स्टेबल रहती है और इत्तेहादी जमातें मिलजुल के कोशिश करती हैं तो चंद महीनों बाद, ना सही साल डेढ़ साल बाद, ये मुश्किलात इंशाल्लाह कम हो जाएंगी। चलें, अल्लाह करे कि ये मुश्किलात कम हो और IMF के साथ सूरत हाल जो है बेहतर बने। मुझे सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।